हेलो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया। आवाज आ रही? बातें होती रहेंगी का। अरे यार बेटा पेन नहीं लाए हम। कोई भी दे दो, कोई नहीं लाए, एक भी नहीं लाए। भूल ही गए हैं, निकाले सामने। करें क्लास स्टार्ट। हेलो। जी भैया कर। जी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम जय सभी जैन लोग, भैया। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही भैया। है? हाँ भैया आ रही है। जी। हाँ जी आ रही है। आज हम सभी लोग भाषा विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा विज्ञान का अर्थ क्या होता है, सर्वप्रथम उसको देखते हैं। भाषा विज्ञान किसी भी भाषा का विज्ञान हो सकता है, चाहे हिंदी भाषा हो, प्राकृत भाषा हो, संस्कृत भाषा हो। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से पहलू आते हैं, हम उनको सर्वप्रथम समझ। जैसे भाषा विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि। तो ध्वनि जो है, चाहे वर्णों की ध्वनि हो, वर्णों में भी सुर की ध्वनि हो या व्यंजन की ध्वनि हो, ये सब भाषाओं में प्रयोग में आती है। चाहे हिंदी भाषा में हो, संस्कृत भाषा में हो, और चाहे प्राकृत भाषा में हो। तो भाषा विज्ञान का प्रयोग सभी भाषाओं में प्राप्त होता है। सर्वप्रथम इसका मतलब होता है ध्वनि का। ध्वनि के बाद होता है शब्द समूह, कि इसमें कौन कौन से शब्द हमें उपलब्ध होते हैं। शब्द, जैसे प्राकृत भाषा में शब्द, तीन तरह के शब्द उपलब्ध होते हैं। एक तद्भव, एक तत्सम, एक देशज। ऐसी संस्कृत भाषा में भी तीन तरह के शब्द उपलब्ध होते हैं। हिंदी भाषा में भी शब्दों की जो वर्गणाएं हैं, वो शब्द भी अनेक जगह से हमें उपलब्ध होते हैं। तो हिंदी का जो विकास भी हुआ है, वो भी आज हम समझे कि किस भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा का विकास भी प्राकृत भाषा से हुआ है। सर्वप्रथम प्राकृतिक जनभाषा
बोलचाल की बोली थी। और प्राकृत से का जब विकास हुआ, वह अपभ्रंश में परिवर्तित हो गया। और जब अपभ्रंश का विकास हुआ तो वह परिवर्तन हिंदी में हो गया। आज आधुनिक काल में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, उन सभी भाषाओं का अगर विकास या बोलियों का अगर विकास किसी भाषा से हुआ है तो वह प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा से भाषाओं का विकास और बोलियों का भी विकास हुआ है। हम देखें भाषा की प्राचीनता के बारे में, भाषा की ऐतिहासिकता, तो अगर किसी भी भाषा की ऐतिहासिकता देखेंगे, हिंदी भाषा की ऐतिहासिकता देखते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम जो ग्रंथ लिखे गए तो पुष्पदंत का भी एक ग्रंथ का नाम उपलब्ध होता है। ऐसे अनेक कवियों के नाम उपलब्ध। संस्कृत भाषा में जो ग्रंथों का इतिहास का लेखन वगैरह माना जाता है तो वेद काल से माना जाता है। वह मानते हैं कि सर्वप्रथम वेद लिखे गए और वेद के बाद फिर आदि अन्य ग्रंथ लिखे गए। ऐसे ही अगर हम देखें तो प्राकृत भाषा में का इतिहास देखेंगे तो प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखे गए। भगवान बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया और वह दिव्य धुनी खिली। अब देखें उसका इतिहास कैसे देखा गया। सर्वप्रथम तो भगवान महावीर स्वामी और बुद्ध ने प्राकृत भाषा में धर्मोपदेश दिया। उसके बाद अशोक के गिरनार अभिलेख आदि जितने अभिलेख हैं वो सारे प्राकृत भाषा में लिखे गए। ऐसे हाथी गुम्फा का उड़ीसा का अभिलेख भी जो है ना, वो भी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ये उसकी ऐतिहासिकता है। ऐसे अनेक शब्द भी उन जो शिलालेख हैं उनमें प्राप्त होते हैं कि जिससे हमारा भारत का इतिहास भी सुरक्षित है। सर्वप्रथम आप देखें कि जिस समय संविधान का कार्य चल रहा था उस समय देखा गया कि सर्व प्राचीन भारत वर्ष नाम का जो शब्द है उस किस शिलालेख में उपलब्ध होता है। तो उस की प्राचीनता का जहां से मालूम चला कि वह हाथी गुम्फा का अभिलेख जो उदयगिरी खंडगिरी उड़ीसा में स्थापित है उसमें सर्वप्रथम लिखा था भारतवर्ष। इसी तरह हम देखेंगे कि इसमें अशोक के गिरनार अभिलेख में भी अनेक शब्द ऐसे मिलते हैं कि जो हमारी भारत की ऐतिहासिकता को दर्शाते हैं। ऐसे प्राचीन संवत को लेकर के भी एक शिलालेख प्राकृत भाषा को उपलब्ध हुआ था। तो ऐसी जो भाषा है इसकी प्राचीनता के देख करके भी हम उसकी भाषा वैज्ञानिक का आकलन कर सकते हैं। उसके बाद होता है उसकी लिपि कि उसकी लिपि कौन सी है। तो जो गिरनार के और अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी लिपि ब्राह्मणी लिपि थी और कई अभिलेखों की लिखी तो खरोष्टी लिपि भी है। तो इस लिपि के बारे में भी हम एक पेपर में इसकी जानकारी करेंगे और लिपि को भी हम सभी लोग पढ़ना सीखेंगे। आज हम भाषा विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम भाषा विज्ञान की प्राकृत की जो भाषा विज्ञान है उसमें सर्वप्रथम वर्णों के उच्चारण पर हम ध्वनि पर देखेंगे। तो प्राकृत भाषा में जो स्वर तो वर्ण दो प्रकार के में विभक्त होते हैं। एक वर्ण वायु प्राप्त होते हैं स्वर वर्ण के रूप में और दूसरे व्यंजन वर्ण के रूप में। तो स्वर वर्ण में 8 प्रकार के स्वर प्राकृत भाषा में स्वीकृत किए गए। वह 8 प्रकार के स्वरों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो हो गए ह्रस्व स्वर और दूसरे होते हैं आवाज दीर्घ चली स्वर। गई। ह्रस्व स्वर सर आपने अभी जो कहा वो सुनाई नहीं दिया, आवाज बंद हो गई थी। अभी हाँ, स्वर हाँ वर्ण सिर्फ और स्वर व्यंजन और वर्ण। व्यंजन बस सुनाई दिया। अच्छा, आवाज सही से नहीं आ रही है? आ रही कि नहीं? रुक हाँ कट रही है अभी बीच में। रुक रुक के आ रही है आवाज, रुक रुक के। अच्छा, अब आ रही कि नहीं? जी हाँ आ रही है। सर। तो जो स्वर वर्ण है वह 2 प्रकार के हैं प्राकृत भाषा में। एक वर्ण है ह्रस्व और दूसरे हैं दीर्घ। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनमें
एक मात्रा होती है और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनमें दो मात्राएं होती हैं। तो प्राकृत भाषा में हम देखेंगे लिखा वैसे ही जाता है, अ वर्ण, छोटा आ जो रहेगा वो बड़ा आ। इसके बाद छोटी ई और बड़ी ई दोनों ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दो वर्ण भी प्राप्त होते हैं। फिर जो वर्ण आगे आने वाले हैं उसमें ए वर्ण और ओ वर्ण, इस प्रकार 8 वर्ण ही प्राकृत भाषा में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और कोई स्वर वर्ण हमें प्राकृत भाषा में नहीं मिलते हैं। जैसे हम देखें कि आप कहेंगी कि ऋषि का जो री आएगा वह आएगा कि नहीं, वह प्राकृत भाषा में ऋषि के रूप में नहीं आएगा। दूसरा आप कहेंगी कि औ वर्ण है वह आएगा, औ का प्रयोग प्राकृत भाषा में उसी रूप में नहीं होता है, उसका प्रयोग ओ वर्ण के रूप में होता है। अब इसके बाद अनुस्वार का प्रयोग प्राकृत भाषा में आता है। अनुस्वार का प्रयोग भी कई तरीके से आता है। जैसे ना वर्ण जहां हलंत रूप में होगा उधर अनुस्वार आएगा, मां वर्ण जहां हलंत रूप में होगा उधर भी अनुस्वार आएगा। विसर्ग जो आहा के विसर्ग रखी जाती है प्राकृत भाषा में या प्राकृत व्याकरण में, विसर्ग का प्रयोग कहीं दिखाई नहीं देता है, कहीं नहीं दिखाई देता है। विसर्ग के लिए हमेशा ओ हो जाता है। जैसे लमो शब्द है, लमो हम लमोतार मंत्र में पढ़ते हैं लमो वरिहंताड़, तो लमो शब्द जो है वह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। उसका अगर हम संस्कृत रूप देखेंगे तो नम्हा शब्द है, तो नम्हा ना के लिए ड़ा हो गया और माँ यथावत रहा, और माँ के जो अनुस्वार लगा है मतलब जो विसर्ग लगा है उस विसर्ग के लिए ओ हो गया। इस तरीके से डमो शब्द प्राकृत भाषा में नम्हा से बन जाता है। तो हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत वो प्रक्रिया देखेंगे कि कैसे ये वर्ण विकास की ओर गए और कैसे वर्णों का विकास होते होते किन वर्णों में इनका परिवर्तन हो गया। अब अपन समझ रहे थे ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण जो स्वर हैं उनके दो भेद। तो ह्रस्व स्वर में एक मात्रा होती है और दीर्घ स्वर में दो मात्रा है। तो ह्रस्व सर थोड़ा धीरे, थोड़ा आराम 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 से, थोड़ा सा बहुत स्पीड हो रही है, थोड़ा धीरे धीरे से पढ़ाइए। अनुस्वार मतलब समझ में नहीं आ रहा जी। स्वर वर्ण अनुस्वार, अनुस्वार का प्रयोग प्राप्त होता है हलंत वर्ण के रूप में प्रयोग में आते हैं। जैसे माँ हलंत रूप में होगा तो उसको अनुस्वार कर दिया जाता है, ना हलंत रूप में होगा तो उसको भी अनुस्वार के रूप में उसका परिवर्तन कर दिया जाता है। विसर्ग की जहां बात करें, विसर्ग के का प्रयोग प्राकृत भाषा में प्राप्त नहीं होता है। जैसे आपने देखा कि कहीं विसर्ग लगा हुआ है तो आप ये समझेंगे कि ये प्राकृत भाषा नहीं है। जहां विसर्ग लगा है उधर समझना हमें हिंदी भाषा है, और जहां विसर्ग नहीं लगा है वहां समझना हमें प्राकृत भाषा है। अब प्राकृत भाषा की और विशेषताएं बताएं आपको कि आप कैसे पहचान सकती हैं यह प्राकृत भाषा है और यह संस्कृत भाषा है। तो सर्वप्रथम आप देखेंगी कि 3 तरह के सा उपलब्ध होते हैं। तीनों सा, 3 सा में एक सिर्फ जो सड़क वाला सा जिसको बोलते हैं, प्राकृत भाषा में एक सा का ही प्रयोग प्राप्त होता है, सिर्फ एक सा का। दूसरा विशेषता ये रहेगी कि प्राकृत भाषा में ना का अणा होता है। जैसे डमो में जो अणा लगा है वह प्राकृत भाषा में सभी जगह हमें देखा जाएगा। तीसरी विशेषता ये रहेगी कि प्राकृत भाषा में ना हलंत वर्ण, हलंत माने होता है आधा वर्ण, जैसे जावत शब्द है, भगवन शब्द है, तो भगवन में आधा ना लगा हुआ है तो यह वर्ण प्राकृत भाषा में उपलब्ध
नहीं होते हैं। हलंत वर्ण ना हलंत आधा अक्षर प्रारंभ में रहेगा ना आधा अक्षर अंत में रहेगा। प्राकृत भाषा में ये शब्द उपलब्ध नहीं होते हैं। उसमें तो सीधा शब्द आएगा, ना वो हलंत रूप रहेगा, ना हलंत अंत में रहेगा, ना हलंत प्रारंभ में रहेगा। सीधा शब्द आएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको सारे शब्दों को जान लेना है। अब आपको बताएं कि जैसे का वर्ण व्यंजन की बात करें अपन, तो उसमें का वर्ग है। का वर्ग में का, खा, गा, घा, ञ इस तरीके के वर्ण आते हैं। इस तरीके से फिर का वर्ण के बाद वर्ग के बाद आता है चा वर्ग, फिर चा वर्ग के बाद आता है टा वर्ग, और टा वर्ग के बाद आता है ता वर्ग, और फिर पा वर्ग। इस तरीके के 5 वर्ग स्वीकृत हुए हैं। पहला है का वर्ग, दूसरा है चा वर्ग, तीसरा टा वर्ग, चौथा ता वर्ग और 5वां पा वर्ग। माने एक एक वर्ग में 5-5 अक्षर उपलब्ध होते हैं। का वर्ग में का के साथ जितने अक्षर आएंगे वो सारे आ जाएंगे। चा वर्ग में चा, छा, जा, छा, ञ इस तरीके के वर्ण। इस टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ण इस तरीके के वर्ण इधर उपलब्ध हैं। इसी तरह ता वर्ग में ता, था, दा, धा और न। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, उमा इस तरीके से सारे वर्ण उपलब्ध। ये 5 वर्ग हो गए, और 5 वर्ग के बाद आते हैं या, वा, रा, उल्ला। इसके बाद आता है सा, 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 हा। ये हा वर्ण तक ही प्राकृत भाषा में उपलब्ध होते हैं। जो छत्रज्ञा वाला छा वो उपलब्ध नहीं होता है। ज्ञा शब्द है वह भी उपलब्ध नहीं होता है। इस तरह भी है वह भी उपलब्ध नहीं। तो प्राकृत भाषा में जिस तरीके की वर्ण व्यवस्था है वह उतने ही सीमित वर्ण उपलब्ध होते हैं। अब आपको बताएंगे कौन कौन से सुर कौन कौन से प्रारंभ होंगे, कैसे वह सुरों का परिवर्तन होगा और व्यंजनों का परिवर्तन भी कैसे होगा। जैसे व्यंजन वर्ण अभी अपन लोग पढ़ रहे थे, का से का वर्ग, चा वर्ग, चा वर्ग के बाद टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसमें विशेषता ये है कि जो ना है तो ना के लिए डा में परिवर्तित होता है, और माँ जो है ना माँ यथावत भी रहता है, और अगर माँ हलंत रूप में है वह अनुस्वार रूप में हमें उपलब्ध होता है। जैसे अपन अनेक शब्द देखते हैं प्रतीकमण में या णमोकार मंत्र में या अनेक जगह, जैसे अरिहंत शब्द है, अरिहंत, अरिहंत आधा ना आना चाहिए, अगर उसकी जगह हा पर जो अनुस्वार लगाया है उसका मतलब है कि वह हलंत रूप था, अगर वह अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। इस तरीके के अनेक वर्ण हमें प्राकृत भाषा में उपलब्ध होते हैं, और वह वर्ण हमारे भाषा विज्ञान को और हमारी संस्कृति को हमें प्रेरणा देती है। जैसे आप देखेंगे इसमें प्राकृत भाषा में शब्दों में व्यंजन का जो अपन बात कर रहे थे कि ना आधा अक्षर, जैसे स्थान शब्द है तो स्थान शब्द में फर्स्ट में सा हलंत रूप है, मगर प्राकृत भाषा में हलंत रूप नहीं मिलेगा। जैसे पाश्चात शब्द है तो पाश्चात में अंत में ता हलंत रूप है, यह भी प्राकृत भाषा में उपलब्ध नहीं होता है। तो प्राकृत भाषा का जो भाषा विज्ञान है वह बहुत ही विशिष्ट है, इसको हमें एक बार समझना चाहिए। आगे अपन देखेंगे कि भाषा विज्ञान की जो कड़ी है तो हमें कौन कौन सी चीजों को हमें यहाँ समझना है। सर्वप्रथम हम देखेंगे
कि स्वर और व्यंजन की जो अपन ने बात कही, अब उनके परिवर्तन कैसे होते हैं कल सूत्रों के माध्यम से अपन उनको पढ़ेंगे। कुछ सूत्र अपने पास होंगे, करीब 20 से 25 सूत्र ऐसे हैं प्राकृत भाषा के कि जो अगर अपन सूत्र याद कर लेंगे उस सूत्रों के माध्यम से ही आप प्राकृत भाषा सीख जाएंगे। उसमें क्या रहेगा कि जैसे एक सूत्र है नोणा, नोणा, नोणा मतलब होता है कि ना की जगह णा का प्रयोग हो जाना, ना की जगह णा प्रयोग में आ जाना। जैसे नमो शब्द है तो उसका नमो बना तो ना की जगह णा णा आया, इसीलिए वह कोई पूछे आप कैसे हुआ, वह प्राकृत भाषा का एक सूत्र है नोणा। नोणा से ना की जगह णा हो जाता है। ऐसे अनेक शब्द हैं और अनेक सूत्र हैं कि जिनको आप देख करके और सूत्रों को देख करके और सूत्रों को समझ करके आप प्राकृत भाषा को सीख सकते हैं। ऐसे फर्स्ट में जब अपन क्लास में जाते हैं, किसी विषय को पढ़ते हैं, तो उधर कई तरीके के अपन को सूत्र दिए जाते हैं। जैसे प्राकृत भाषा का एक सूत्र है का, गा, चा, जा, ता, दा, पा, वा, याम, प्रायो, लुक, ये सूत्र है। इसमें क्या है कि काका, गा का, गा, चा और जा, ता और दा। इसके बाद है कागा, चा, जा, ता, दा, पा, वा, या। इन वर्णों का प्राकृत भाषा में प्रायः लोप होता है। जब इनका लोप होगा इन शब्दों का कहाँ होगा ये भी बताया गया है। इस सूत्र के माध्यम से आपको कल बताएंगे कि इन शब्दों का जहाँ लोप होगा कैसे इनका लोप होगा और उसके स्थान पर कौन सा शब्द आएगा और लोप भी कैसे होगा हम ये भी समझे। उसका जो लोप होगा वह मध्य वर्ण जो होंगे, जैसे मध्य में किसी वर्ण के बीच में अगर का आएगा, चा आएगा, ता आएगा, दा आएगा, पा, या और वा, इस वर्ण जहां आएंगे तो उनके जगह पर यह वर्णों का लोप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि प्राकृत भाषा में जो वर्ण की व्यवस्था है यह भी बहुत विस्मरणीय है। और लोप की जहां व्यवस्था देखेंगे तो लोप ऐसे अनेक वर्ण हैं कि जिनका लोप उधर हो जाता है और लोप जैसे ही होगा तो वैसे ही वर्ण हमारे सामने दूसरा वर्ण आ जाएगा। तो कल सूत्रों के माध्यम से हम ये भी देखेंगे कि कैसे का वर्ण का लोप हो रहा है, चा वर्ण का लोप हो रहा है, टा वर्ण का लोप हो रहा है, ठा वर्ण का लोप हो रहा है। ये सारे वर्ण आपके सामने रहेंगे और आप कैसे इनको लोप करेंगे। दूसरी विधि ये है कि हिंदी के जो सूत्र हैं, सूत्रों को अपन हिंदी में देखें, फिर उसका हिंदी अर्थ करें और फिर हिंदी के बाद उसका हम प्रयोग करके भी उसको हम अपने ग्रहण कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में किसी को अगर मतलब कोई तरीके की बात पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कल फिर हम इस भाषा विज्ञान को कल दोबारा इसी समय तक देंगे। सर ये जो प्राकृत ग्रामर की क्लास है तो ये मतलब अब कंटिन्यू चलेगी ना? हाँ कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि तभी तो सीख पाएंगे। और हम लोगों को सर अब जो सूत्र का सिखाया जाएगा तो आप मतलब उदाहरण के साथ बताते जाइएगा जिससे हम जी लोग जी जी। और बताते भी जाएगा जिससे हम लोग सीख पाए, प्रैक्टिस कर पाए। फिर क्या करेंगे कि वो 10 सूत्र का एक चार्ट पहले आपको भेज दिया जाएगा या फिर बाद में याद करने के लिए भेजेंगे। तो उससे क्या रहेगा कि आप पहले सूत्र आपके सामने रहेंगे तो आप उसका अर्थ भी कर पाएंगे। हाँ, अगर सूत्र भी याद कर पाए और हाँ उसकी प्रैक्टिस भी सूत्र कर जैसे पाए। आपको 10 सूत्र लिख करके और आपको भेज दिए जाएंगे, पहले आपके सामने रहेंगे तो आप उसका अर्थ भी कर पाएंगे और आपके सामने नहीं रहेंगे तो आप हाँ अर्थ नहीं कर सकते। यस सर, रिटन फॉर्म में होगा तो हम समझ पाएंगे।
जी 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 जी। सर हाँ, हम ये इसमें रोज हम लोग पढ़ सकते हैं और फिर आपको दूसरे दिन आप पढ़ाएंगे तो समझ में भी आएगा। जी जी। और फिर 10-15 मिनट अपन उसका रिवीजन भी करेंगे डेली, कैसे प्रयोग में आया, हाँ कैसे वो आया। और सूत्रों के यस माध्यम सर। से अगर आपका हो जाएगा ना एक बार, तो वो चीज आगे चल के अच्छी हो जाएगी। हाँ सर, आप एक बार कंटिन्यू क्लासेस लेके हम लोगों को एक बार ग्रामर सिखा दीजिए, जिससे जी हम जी सर लोग सीख जाएं। सर जी हम जैसे सीबीएसई मैं जैसे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, जी। इंग्लिश मीडियम से। तो सर थोड़ा सा मुझे मतलब थोड़ा सा एक वो चाहिए कि एकदम क्या कहूँ कि नहीं, जिससे आपको हमें सरल, समझ में हाँ हाँ, हाँ हिंदी में, बिल्कुल सर। हिंदी में आएगा। हाँ और हाँ अपन क्या करेंगे कि जैसे कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसको दोबारा भी रिवीजन करें। ठीक ठीक है। हाँ सर, थैंक हम यू सर। आपको डाउट्स जो थैंक यू। होंगे वो ग्रुप पे शेयर कर देंगे। हाँ हाँ, उसमें अपन ठीक चर्चा कर ठीक है। लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत ओके थैंक तो यू सर सर सर। ओके। आज हम लोगों को यही पढ़ना है ना कि ये जो इसमें इसकी व्याकरण में स्वर और व्यंजन का ये क्या होता है, इसमें कितने नहीं। कितने जी जी जी। अक्षर, ये सब वो बस अभी पढ़ना है। थोड़ी देर में हम एक आपको चार्ट भेजते हैं, तो उसमें आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। जी सर। वो चार्ट भेजेंगे कि स्वर वर्ण कौन कौन से हैं और व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, तो उसके माध्यम से ही सारी चीजें आपको आ जाएंगी। ठीक है। ओके ठीक है ना? सर। ओके सर। ठीक है, ठीक है, ओके। सादा जय जी।